नमस्कार। सुनते हैं शैलेश मटियानी का लिखा उपन्यास सवित्री। यहाँ सोहबतिया बाग में आपके कोनो रिश्तेदार रहित हैं का साहब? नहीं, कहते हुए उसने अपनी गोद में थमे सुनील को थोड़ा सा और संभाल कर पकड़ लिया। हालांकि रिक्शा जिस मंथरता से आगे बढ़ रहा था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने अनुभव किया कि रिक्शा वाले के पूछने से वह सपना देखते हुए में से जगा दिए गए व्यक्ति की तरह चौंक उठा था। फाफा मऊ का स्टेशन छूटते ही जब गंगापुर पर से ट्रेन गुजरी थी, तब भी उसे अचानक लगा था कि जैसे एक दुनिया पीछे छूट चुकी है और दूसरी दुनिया शुरू हो रही है। उसको सर्वथा अप्रासंगिक रूप से यह याद आया कि बछरावा या रायबरेली के पास कहीं उसने मीता की जांघ पर सिर टिकाने की कोशिश की थी तो मीता ने अपना घुटना ऊंचा उठा लिया था। उसने अपने भीतर काई की तरह उगी तनावपूर्ण मानसिकता को ठेलने की कोशिश में रिक्शे वाले को देखा। उसका यूं ही पूछ लेने को मन हुआ कि क्या उसका निहायत संक्षिप्त उत्तर उसको अपर्याप्त लगा है, लेकिन अपने इस तरह से पूछने की हास्यास्पदता का ध्यान आते ही वह धीमे से उठा, हंसा, जैसे होठों से नहीं जीभ से हंसना चाहता। इसी बीच उसने एक नज़र मीता पर भी डाली। उसके चेहरे पर लंबे सफ़र की थकान के अलावा भी कुछ ऐसा है जो उसके भीतर की खिन्नता की गंध देता हुआ लगता है। मीता का स्वास्थ्य अच्छा खासा है। सरसरी दृष्टि से देखे जाने पर भी वह अच्छे खाते पीते परिवार में पली हुई लगती है। उसकी किंचित नीली आंखों में एक तरह की तुरशी है जो इस वक्त भी ज्यों की त्यों है। हो सकता हो सिर्फ भ्रम हो। बदलती परिस्थितियों के साथ स्त्रियों का रुख काफ़ी संतुलित होता है। वह मानना चाहता था कि अभी तक की लंबी यात्रा में जितनी बातें उन दोनों के बीच हो चुकी हैं, उन्हें अपने आप में काफ़ी होना चाहिए। रहने की जगह जैसी कुछ भी है वह पहले ही बता चुका है, बल्कि अपनी स्थिति और रहने की जगह दोनों का अपेक्षाकृत कुछ बदतर विवरण ही उसने दिया है, ताकि मीता पहुंचते ही भभक न उठे। उसका एकाएक ही कहने को मन हुआ कि मीता, अपने सामर्थ्य भर मैं हर कोशिश करूंगा कि तुम सुखी रह सको। और लगा वह निरंतर एक मानसिक दबाव में है। शायद एक लंबे अंतराल तक उसे मीता की अप्रसन्नता का सामना करना पड़े। इसी बीच रिक्शे वाले ने यह भी पूछ लिया कि वह नौकरी कहाँ करता है और कि बहू जी तो पहली बार इलाहाबाद आई लगती हैं। बड़े घर की बेटी लगती हैं, बड़ी तप है मुंह पर। इसकी उम्र 45 के आसपास होगी, उसने सोचा। अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी में वह लगभग 50 वर्ष का लग रहा था, लेकिन उसके कपड़े काफ़ी साफ सुथरे थे। हाँ, ठंड की मार को देखते हुए उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता था। आनंद भवन वाला चौराहा आने तक में उसने रिक्शे वाले का नाम भी पूछ लिया था और बिना किसी तरह की अनिवार्यता के ही यह भी महसूस किया था कि उसका नाम याद रहेगा। शिवचरण, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? 2 लड़की जात हैं बाबू साहब, एक छोकरा है आवारा गिर्द। तब तो फैमिली प्लानिंग के दावेदार हुए तुम। क्यों, लड़का क्या कुछ सयाना है और काम वाम कुछ नहीं करता? घरवाली तो है ना? 10 साल हो गए उस भगवान को गुजरे साहेब। तब छुटकी मीरा कुल जमा 6-7 महीने की रही। गंगवा साला रहा यही कोई 5-6 साल का। बस लड़की कुछ सयानी रही 9 बरस की। बस यूँ समझ ले बाबू साहब की बड़की छोकरी ने ही उस चूहिया सरीखी छोकरी को यूँ पाल पोस लिया जैसे महतारी हो। भगवान भी इस लड़की जात को गजब ही बनाए हैं। अब तो उसको 19वां लग गया। कितना कमा लेते हो दिन भर में शिवचरण? ठीक ठाक गुजारा चल जाता है? जिसने हाथी के काटे उसी ने चींटी के दिन भी काट दिए। साहेब, महंगाई की मार बड़ी कर्री पड़ी है, नहीं तो चैन से खा पी लेते। जितना पैसा कमा लेते हैं, पहले के ज़माने में हलवा पूरी खूंदते तो भी कुछ बच ही जाता। बहू जी के तो यही एक लल्ला है का साहेब?
जिस तरह रिक्शा चलाते चलाते ही उसने पीछे मुड़कर गोद में थमे बच्चे और बहू जी पर दृष्टि डाली थी, उसका कहने को मन हुआ कि अभी तो बहू जी ने बस बोहनी ही की है। लेकिन मीता की नाराजगी का एहसास उसकी जीभ पर थूक की तरह उमस आया। उसे यह भी याद आया कि प्रयाग स्टेशन पर किराया पूछने पर रिक्शे वाले ने कहा था कि बस आप से ही बोहनी करनी है साहब। रिक्शे वाले ने पूछ लिया कि यहाँ कौन सा मकान किराए पर लिया है, तो उसे फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिल गया। अरे शिवचरण, तुम तो भाई इसी मोहल्ले के रिक्शे वाले हो, तो बाबू मोहलत राय जी की कोठी तो जानते ही होगे। बस उसी की बगल में बंगाली बाबू वाला मकान है, एक मध्यम किस्म का कमरा और छोटा सा बरामदा। बस काम चलाऊं है। पहले कभी सस्ते किराए रहे होंगे, अब तो इलाहाबाद में भी एक मामूली कमरा तक 50-60 से कम नहीं मिलता। हमें 45 में अच्छी जगह मिल गई है। इस हिसाब से तुम कहाँ रहते हो? हम भी बस आपके पड़ोस में ही रहते हैं साहब। मजार के पीछे दूध वालों की रिहाइश है ना सरकार, बस वहीं एक कच्चा पुश्तैनी मकान है। वो भी नगर पालिका वाले आके धमका जाते हैं कि तोड़ देंगे। भला हो बाबू मोहलत राय जी का, आसरा दिए हुए हैं कि रहते हमारे दम से तुम लोगों को कोई नहीं उखाड़ सकता। रिक्शा मजार वाली गली से ले चले हुजूर? एमएलए साहब की कोठी तो उधर से ही नजर दिख पड़ेगी। ले चलो। इस मोहल्ले में आए हमको ज़्यादा दिन हुए नहीं, बस यूं ही समझो कि कमरा मिला है तो बहू जी को लाने चले गए। वैसे दूध सब्जी बच्चों के स्कूल वगैरह के लिहाज से तो यह मोहल्ला काफ़ी अच्छा है, सब चीज़ें आसपास हैं। शिवचरण के बहाने उसने महसूस किया कि वह इस तरह की सारी बातें मीता से कर रहा है। उसे कुछ डर भी लगा कि कहीं मीता तड़ाक से यूँ न कह दे कि हाँ, बहुत लंबी चौड़ी खरीदारी तुम्ही को तो करनी है, घी दूध और सब्जी फल वगैरह की। लेकिन मीता के चेहरे पर अभी भी सिर्फ एक चुप्पापन था, जैसे किसी झील की सतह पर का पानी जमकर ठोस हो गया हो। डेरे पर वे लोग पहुंचे तब लगभग 10 बज चुके थे और ठंड आदमी के शरीर पर सवारी गांठे रहने की सी मुद्रा में से हट चुकी थी। उसने 2 रुपये का नोट उसे इस तरह दिया जैसे 1 का हो। शिवचरण ने नोट को सीधे जेब में डालने की जगह पहले रिक्शे के हैंडल से और फिर अपने माथे से छुआ कर रखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। हो सकता है मीता ने देख लिया हो। वह कमरे का ताला खोलने के लिए आगे बढ़ रहा था कि शिवचरण बोला, अच्छा बाबू साहब चलित हैं, राम राम। बहू जी तो बहुत बड़े घर की लगती हैं। घर का काम करने खातिर मदद की जरूरत हो तो बतावें। गणेशी और बड़की वहीं पड़ोस में आती रहती हैं, चौका बर्तन कर देंगी। वह कुछ कहता कि शिवचरण इतना कहता हुआ निकल गया। हम बड़की से कह देंगे कि बहू जी से मिल लेना, बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की है, बहू जी को पसंद आएंगी। हमारी बड़की बेटी का नाम है सबित्री साहेब, सबित्री। दिन खुला था, बरामदा पूरब की ओर है और मोहलत राय की कोठी की ठीक सीध में न होने से सदियों में भी काफ़ी धूप रहती है। मीता दिन भर मायके से लाई गई गहत भट्ट मसूर की दालें और बढ़िया वगैरह धूप में फैला रही थी। इसके अलावा छोटे से रसोई घर को लीपना भी शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच पता चला कि बच्चे को हल्का बुखार हो आया है, तो सब अधूरा छूट गया। दोपहर का खाना स्टोव पर ही बना लिया गया और जनार्दन खाना खाते ही यह कहकर निकल गया कि अग्रवाल के यहाँ की ट्यूशन हफ्ते भर से छूटी हुई है, आज हो आऊँ, इतवार है, बच्चे घर पर ही होंगे, कुछ मांगना हो तो बताओ, लौटते में लेते आऊँगा। मीता ने जिस तरह आंखें उठाकर देखा था बींधने वाला था। उसने चुपचाप एक कोने में खड़ी साइकिल निकाली और चल दिया। वापस लौटा तब शाम होने को थी और बच्चे का जोर पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ गया था। सब्जी तथा कुछ अन्य ज़रूरत की चीज़ें वह ले आया था। चुपचाप रसोई घर में रख कर वह दवा लेने निकला तो मीता की आवाज़ पीठ पर कपड़ा पकड़कर खींचती सी लगी। दवा क्या रास्ते में खुद अपने हाथों से बना कर ले आओगे? वह पीछे लौट आया तो वह बोली, बच्चे को दवा अंदाज से नहीं लाई जाती, नज़दीक में कोई डॉक्टर हो तो मैं इसे साथ लिए चलती हूँ। चलो रिक्शा करके डॉक्टर रमेश चंद्र के यहाँ चलते हैं, इस वक्त अपने घर पर ही वो देखते हैं मरीजों को। गली में से निकलकर चौराहे पर दोनों पहुंचे तो देखा शिवचरण भी वहीं एक किनारे रिक्शा लिए खड़ा किए बातों में लगा है। उन लोगों को देखते ही बोला, कहीं जाना है क्या साहब? जरा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, रमेश डॉक्टर के यहाँ तक जाएंगे। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही शिवचरण रिक्शे की ओर मुड़ गया। लौट कर पान वान खाना हो तो खा लें। नहीं, इस बार मीता बोली थी और उसे लगा कि उसकी आवाज़ में सख्ती है।
रिक्शा तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। डॉक्टर रमेश चंद्रा की कोठी के फाटक के पास पहुंचते ही वे दोनों रिक्शे से उतर गए तो शिवचरण रिक्शा यह कहते हुए बाहर की तरफ निकाल ले आया, आप लोग दवा लेके आवे साहब, हम फटकिया ऊपर रहेंगे, यह मोटू कंपाउंडर साहब मना करते हैं। डॉक्टर के द्वारा बुलाए जाने की प्रतीक्षा में बैठे हुए लोगों की कतार में एक बेंच पर वह बैठ गई। उसने गहराई से अनुभव किया कि समय और स्थान के एक अच्छे खासे अंतराल के बाद भी कुछ ऐसा है जो मीता के चेहरे पर, उसकी आंखों में और उसके बोलने में, उसके संपूर्ण अस्तित्व में जहां का तहां है। उसे एकाएक याद आया कि जब इलाहाबाद के लिए विदा होते समय मीता अपने घर की सीढ़ियां उतर रही थी तो अपने पाँव से उन पर वजन डालती हुई लगी थी उसे। एक बार तो उसका मन हुआ था कि कहे कि अगर तुम बहुत नाखुश हो मीता, चाहो तो अभी भी अपने घर पर ही रुकी रहो, कभी स्वयं तुम्हारा मन हो आने को तो लिख देना। लेकिन इस बात की आशंका में चुप हो गया कि मीता का चुनाव विस्फोटक और अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर दे। यह उसे स्वयं अप्रीतिकर लग रहा था कि वह अपनी चिंता को सिर्फ बच्चे पर केंद्रित नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्रा की कोठी के अशोक वृक्षों की पात से भव्य लगते हुए लंबे चौड़े लॉन पर की धूप कितनी मोहक लगती है। उसको लगा कि यह धूप जैसे प्रतीक्षा में हो कि कोई वहां बैठे और लंबे लंबे वार्तालापों से उसे धन्य करे। यूनिवर्सिटी में शोध के सिलसिले में आते जाते दिनों कनिका बनर्जी के साथ का धूप पर होना अचानक की उसकी स्मृति में उभर आया। आदमी खुद कितनी जल्दी और कितना एकाएक अपने लिए ही अतीत बन जाता है। कोशिश तो उसने रामनगर मीता के मायके में रहते हुए भी की थी कि अपने आप को उसे ठीक ठीक समझा सके कि गरीब परिवार का होते हुए भी खुद उसके पास सपने में देखा हुआ सा भविष्य था और अभी भी उसके अतीत बन चुकने की तकलीफ है। लेकिन वहां रहते हुए मीता का रवैया यह था कि इधर उसने वार्तालाप करना चाहा, उधर वह चुपके से उठी और अपने उसके कमरे से बाहर निकल गई। 5 दिन लगातार वहां रहा था और इस अरसे में मीता का रुख उससे के प्रति पत्थर बनी अहिल्या का सा प्रतिक्रिया शून्य था। हालांकि उसकी यह प्रतिक्रिया शून्य दिखने की मुद्रा ही सबसे गहरी प्रतिक्रिया थी। मीता ने साड़ी के पल्ले को ओट से सुनील को दूध पिलाना शुरू किया तो उसका धीमे से हंसने को मन हुआ, क्योंकि सावधानी के बावजूद भी कि लापरवाही में वह सिर्फ एक बच्चे की मां होने की गवाही देती हुई सी लग रही थी। वह उसे एकटक देखना चाहता था लेकिन तुरंत दूसरी ओर देखने लगा ताकि मीता का चेहरा सख्त न हो जाए। कंपाउंडर टेम्परेचर देखने आया तो उसने मीता की गोद से सुनील को इस तरह उठाया कि उंगलियां उसके दूध पिलाते में हुए खुले स्तन से छू गईं और उसे ऐसा रोमांच हुआ जैसे किसी दूसरी की पत्नी को छू रहा हो। बच्चे के लिए दवा लेकर वे घर की ओर लौटने लगे तो शिवचरण रास्ते भर कुछ नहीं बोला। पहले चौराहे पे आकर बालसन की दुकान में दवाएं खरीदी गईं और यूं ही बिना किसी प्रसंग के मीता के लिए च्युइंगम की कुछ टिकियां ले ली और रिक्शा सोहबतिया बाग की तरफ वापस मोड़ लिया। घर पहुंचे तब लगभग धुंधलका होने को आ गया था। वह बच्चे को चारपाई पर लेटाने लगा था कि देखा मीता ने शिवचरण को 1 रुपया दिया और वह इतना कहते हुए निकल गया कि हम सवित्री को कह देंगे बहू जी, आप बीमार बच्चे को संभालेंगी कि घर का काम काज करेंगी। मीता ने पहले आले में रखा दिया जलाया और तब बिजली जलाई। बच्चे को दवा पिलाने के बाद वह रसोई घर में पहुंचकर सब्जी बनाने की तैयारी करना ही चाहती थी कि वह भी रसोई घर में पहुंच गया। मीता के हाथ से लौकी लेने के बहाने पहले उसने उसे छुआ फिर एकाएक अपनी बाहों में भर लिया। उसने अनुभव किया कि ऐसा करते हुए अपने आप को उन दिनों से कहीं ज़्यादा रोमांचित महसूस कर रहा है जबकि विवाह हुआ ही था और अपने खंडहर होते हुए से पुश्तैनी घर में कुछ दिनों को दोनों ही अपने संपूर्ण एकांत में रहे थे। वह भीतर ही भीतर कहीं डर रहा था कि मीता झटके के साथ अपने आप को छुड़ाती हुई अलग न खड़ी हो जाए। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें बेवक्त वक्त कुछ नहीं सूझता, सब्जी मैं खुद बना लूँगी, तुम जरा सुनील का टेम्परेचर लेकर देखो, थर्मामीटर वहीं पर है, उसके सिरहाने के पास रखा है। वह बिना कुछ कहे ही बच्चे की ओर निकल गया और उसने अनुभव किया कि अभी प्रतीक्षा में रहना होगा। वह बच्चे को थपथपा रहा था कि उसे किसी का बहू जी पुकार कर ना सुनाई पड़ा। कमरे के इस कोने में बैठे रहने पर बरामदे का ठीक सामने वाला यानी सीढ़ियों के पास का हिस्सा दिखलाई नहीं देता। उसने आवाज से अंदाजा लगाया कि कहीं शिवचरण की बेटी न हो। पहाड़ पर से आप ही लोग आए हैं ना बहू जी?
सावित्री का पूछना तो उसे सुनाई दिया, लेकिन मीता ने क्या जवाब दिया भी या नहीं, उसे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ा। वह अपनी उत्सुकता में ही बाहर निकलना ही चाहता था कि मीता की किंचित मुखर आवाज़ सुनाई दी, कल आना, जरा हम बाबूजी से पूछ लें तब बताएंगे। सावित्री की सीढ़ियों पर से उतरना उसे साफ सुनाई दे गया। पाजेब के घुंघरुओं के बजने की जो आवाज़ उसे सुनाई दी, उससे किसी अत्यंत अभिजात और मंथर गति से चलने वाली औरत का आभास हो। खाना खाने के बाद जब सोने की तैयारी होने लगी तो उसने मीता से कहा, मेरा बिस्तर ज़मीन पर लगा दो और तुम दोनों माँ बेटे चारपाई पर सोना। ज़्यादा थकी न तो हो तुम तो थोड़ी सी पिंडलियाँ मेरी दबा देना, लंबे सफ़र की वजह से भारी भारी हो गई हैं। अपने वाक्य को पूरा करते न करते उसे स्वयं किसी झील की स्थित सतह पर कंकर फेंक देने की अनुभूति हुई, लेकिन यह देखकर उसे सिर्फ विस्मय ही हुआ कि मीता ने पलटकर उसकी तरफ देखा, तब वह धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। 3। मीता जब धीरे धीरे पांव दबाने लगी तो उसे याद आता गया कि दीपावली का पर्व मायके में ही बीता था, मगर इस तरह की उन दोनों के बीच अलगाव का अंधेरा ज्यों का त्यों बना रहा। उसे सहसा स्मरण हो आया कि महालक्ष्मी पूजा की रात दुल्हन के से तेवर में सजी हुई मीता पंक्तिबद्ध दीपकों को अपने ही तारुण्य से उजागर करती लग रही थी, लेकिन उसके प्रति मीता का रुख इतना सख्त था कि चाहने के बावजूद वह यह कहने का साहस नहीं बटोर सका कि आज तुम अद्भुत रूप से सुंदर लग रही हो मीता, बिल्कुल देवी प्रतिमा की तरह। 5 दिन वह वहाँ लगातार रहा और प्राय सारी बातचीत मीता की माँ के माध्यम से ही होती रही, क्योंकि मीता के पिता के स्वभाव में कुछ ऐसा था कि वह उनके आमने सामने पड़ने से बचने की कोशिशें करता था, और मीता का रवैया ऐसा था कि जैसे वह इस बात का संकल्प कर चुकी हो कि उसे जनार्दन के साथ किसी तरह का वार्तालाप करना नहीं है। उस सारी स्थिति और फिर रामनगर से यहाँ तक की लंबी यात्रा के बावजूद जिस तरह की औपचारिकता वह बरतती चली आ रही थी, वह सचमुच विस्मय में था कि बिना किसी तरह के प्रतिवाद के ये कैसे संभव हुआ। मीता ने सिर्फ दिया भर जलता छोड़ दिया था। बच्चे का आकस्मिक रूप से खराब हुआ या स्वास्थ्य अब संभलने लगा था, और जनार्दन के पांव दबाने बैठने से पहले मीता ने उसका टेम्परेचर लिया तो सिर्फ 99 था। एक निश्चिंतता की सांस लेकर मीता ने बच्चे को गोद में उठा लिया और दूध पिलाने लगी तो उसने कह दिया, इसको तुम दूध इस तरह से पिलाया करो कि मैं भी देख सकूं। मैं उन दिनों की अपनी स्मृति मिलाना चाहता हूँ जब इस तरह मैं अपनी माँ की गोद में रहता हूँगा। मीता ने उसे और भी ढककर दूध पिलाना शुरू कर दिया। बोली, कहाँ तो ऐसा लगता था कि जैसे तुम्हारी जीभ को किसी ने तागे से कसकर बांध दिया हो, बस सिर्फ माँ के साथ खुसुर फुसुर लगाए रहते थे। यहाँ आते ही बकबकाने लगे। उसने दिए की मध्यम प्रकाश में देखा, मीता के चेहरे पर एक निस्तब्ध स्निग्धता थी। उसे लगा कि विवाह के बाद जो थोड़े बहुत दिन साथ रहने का अवसर मिला भी था, उसमें मीता ऐसा कभी नहीं हुई थी। नितांत अंतरंग वक्तों में भी वह इतनी संपूर्ण कभी नहीं लगती थी। उसने सुनील को प्यार करने के बहाने मीता को छुआ तो अपनी उंगलियों के पोर पर उष्मा की अनुभूति हुई। मीता ने धीमे से सुनील को अलग किया और उसके होठों को धोती के छोर से धीमे से पूछा, और तो उसने पूछ लिया, क्या तुम्हें अभी तक भी दूध उतरता है? अब तो सुनील लगभग 2 साल का होगा। मीता ने एक क्षण को आंखें तरेर कर उसे देखा और फिर कंधे पर से हाथ हटाते हुए बोली, कभी कभी तो तुम बहुत बेवकूफ़ों की सी बातें करते हो। ये औरतों की सी आदतें नहीं मालूम कहाँ से सीखी हैं। तुम तो ऐसे पूछते हो जैसे गाय भैंसों के बारे में पूछ रहे हो। हमारी बड़ी भाभी का केदार स्कूल जाने लगा था तब भी माँ का दूध पिया करता था। यानी तुम्हारी नज़र में बड़ी उम्र इसमें कोई बाधा नहीं है। वह तमकती हुई सी उठ खड़ी हुई और सुनील को चारपाई पर सुलाने के बाद हंसते हंसते दोहरी हो गई। वह जमीन पर बिछे बिस्तर पर बैठा था। उसने देखा मीता धीरे धीरे आले के पास गई, देव मूर्तियाँ वाले सिंहासन का छोटा सा लाल पर्दा नीचे गिरा दिया और फिर अपनी हथेली के स्पर्श से दिए को बुझाने के बाद उसके पायताने आकर बैठ गई। वह लेट गया तो उसने धोती को टखनों के ऊपर कर दिया और धीमे धीमे उसके पांव दबाने लगी। दिया बुझाए जाते ही उसको लगा कि वह इस अंधकार में किसी प्रशांत महासागर की सतह पर तैरते जल की पक्षी की तरह हल्का और मुक्त हो गया है। मीता की उपस्थिति सिर्फ पिंडली पर पड़ने वाले उसकी उंगलियों के दबाव और चूड़ियों की आवाज़ों से ही जानी जा सकती थी, लेकिन उसको लगा कि इस अंधेरे में वह मीता को कहीं ज़्यादा साफ देख पा रहा है। स्त्री का संपूर्ण और सहज समर्पण कितना अभिभूत कर देने वाला होता है,
इसकी अनुभूति उसे पहली बार हुई। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर तकिए पर हाथ फैला लिए और फिर हथेलियों पर सिर टिकाते हुए बोला, हमारे बाबूजी कहा करते थे कि परमात्मा की इच्छाएं क्या हैं, इसे हम अपनी उन इच्छाओं से ही जान सकते हैं जो हमारे भीतर उत्पन्न होती हैं। तो हम एक क्षीर समुद्र का जल पक्षी बनाते हैं। मीता, हमारे बाबूजी धनहीन किंतु गहरे संस्कारी ब्राह्मण थे। मैं अब भी यही मानता हूँ कि अपने इतने अभावों के जीवन में भी मुझ में जो एक शांति है वह उन्हीं के पुण्यों का फल है। जिस जगह सुनील की और तुम्हारी चारपाई लगी है, यहीं ठीक इसी जगह उनका प्राणांत हुआ। जिस ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है सुबह के खुलने का समय, वही वक्त था मीता। और बाबूजी की आवाज़ नींद में होने के कारण मुझे आकाशवाणी की तरह सुनाई दी थी। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरा था और कहा था, जनार्दन, भगवान अंशुमाली के उदय का वक्त हो गया है, मुझे पूर्वाभिमुख कर दो बेटा। मैंने उन्हें पूर्व दिशा में किया तो उन्होंने कमरे की खुली हुई खिड़की की ओर प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़े और प्राण त्याग दिए। वासना और स्त्री गंध की उष्मा के आवेग से दिखते हुए जनार्दन का इस तरह एकाएक अपने पिता के स्मृति में आकुल होना किंचित विलक्षण सा था। उसने अंधेरे में ही अनुमान लगा लिया था कि इस वक्त जनार्दन की आंखों में आंसू होंगे। एक बार उसका मन हुआ कि धोती की छोर से जनार्दन की आंखें पोंछ दे, लेकिन फिर लगा कि यह उसकी भावुकता में विघ्न डालना होगा। धीमे से पूछा, बाबूजी मेरे लिए भी कुछ कहते थे? वह ऐसे बोला जैसे डूबे हुए में से बाहर निकल रही हो। तुम तो इस वक्त मेरे पास हो, यह उन्हीं का कहा हुआ है। मीता, अब तुमसे छिपाना क्या? जब पिताजी के सख्त बीमार होने का पत्र मैंने लिखा था और फिर भी तुम नहीं आई, तो मुझे यही लगा था कि अब तुम मेरे लिए अतीत की वस्तु हो चुकी हो। तुम्हारे पिताजी का वह पत्र जिसमें उन्होंने रामनगर आकर बातचीत कर लेने को कहा था, मुझे बहुत ही अपमानजनक लगा था। इस बार मैं जो उनसे एक बार भी ठीक से बात नहीं कर सका, इसका कारण पत्र ही था। तुम शायद इस बात की कल्पना नहीं कर सकोगी कि असाध्य रुग्णता से ग्रस्त पिता के मलमूत्र को अपने हाथों से साफ करते हुए किसी ऐसे आदमी के मन पर क्या बीत सकती है जिसने इस आशा में शादी की हो कि माँ के न होने से उसके अंतिम समय के विषाद को झेलने में असमर्थ पिता की सेवा टहल हो जाएगी। जिंदगी में कई प्रसंग ऐसे बन जाते हैं सुनील के बाबू, जब हम तो अपने आप को निर्दोष समझने लगते हैं, लेकिन दूसरों को बुराई हमसे हो जाती है। हमारे बाबूजी के स्वभाव में सबसे बड़ा दोष यह है कि वह सबको अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, अपनी तरफ से उसकी भलाई तय करते हैं, और अगर दूसरा उनकी इस भलाई को स्वीकार न करे तो उससे बुरी तरह चढ़ जाते हैं। तुमने तो वहीं से कि डॉक्टर शारदा इंटर कॉलेज में उनके द्वारा लगाई जा रही नौकरी को नामंजूर कर दिया ना। तो माँ से कहते थे कि वह अपनी दरिद्रता पर घमंड करने वाले बाप का नालायक बेटा है। मेरी भलाई उन्होंने इसी में समझी थी कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो जाए, लेकिन तुम्हारे जिद्दी स्वभाव से अप्रसन्न हो जाने से वह भलाई भी खटाई में पड़ गई। जिद्दी शब्द का इस्तेमाल तुम्हारे पिताजी किया करते होंगे, तुम भी कर सकती हो। मैं सिर्फ स्वभाव की कहना चाहता हूँ। जीवन के अंतिम कुछ महीनों में वृद्धावस्था और असाध्य रोग से जर्जर जरूर हो गए थे हमारे बाबूजी, लेकिन मैंने उन्हें कभी विचलित होते नहीं देखा। कहा करते थे कि बुढ़ापे और रोग में अपने शरीर को वनस्पति के तुल्य समझ लेना चाहिए। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वैसी शारीरिक दुर्गति के बीच भी कोई आदमी लगातार घंटों तक पूजा पाठ कर सकता है। वे जब श्लोकों का उच्चारण करते थे, सुनने वाला कल्पना नहीं कर सकता था कि इस आदमी को कोई व्याधि भी है। तुम्हें क्या एक बात बताऊं, इस वर्ष के पितृ विसर्जन के पर्व पर हम लोग संगम गए थे। शायद सप्तमी थी। पिताजी जौ, तिल और पिंड हाथों में लिए कमर तक गंगा जी में चले गए थे, और मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने दादी के साथ साथ माँ को भी स्मरण किया था और माँ के नाम का उच्चारण जोर से करते हुए फिर दोनों हाथों से प्रणाम किया था। कुछ ही देर पहले मैं स्वयं माँ का पिंडदान दे चुका था, लेकिन जब पिताजी ने शारदा कहकर पुकार लगाई तो मैंने इस बात का अनुभव किया कि वह मेरे द्वारा माँ कहे जाने से कहीं ज्यादा पूर्ण था। मीता चुपचाप पांव दबा रही थी। जनार्दन कहता रहा, उसी रात पिताजी ने तुम्हें बुला लेने को लिखा था और कहा था कि बेटे, पत्नी के बिना जीवन कितना अधूरा है, इसे आदमी तरुणाई में नहीं जान सकता। उनका कहना था कि पत्नी अर्धांग है और अपना शरीर यदि दूषित हो जाए तब भी हमें धारण किए रहना होता है। तो क्या वो मुझे दूषित समझते थे? मीता की आवाज़ हालांकि धीमी ही थी,
लेकिन अपनी प्रश्नवाचकता में वह जैसे सारे कमरे में चमगादड़ों के झुंड की तरह फैल गई। वे मीता तुम्हें अपनी बेटी के तुल्य समझते ही थे। दूषण से उनका मतलब तुम्हारी जिद और अलगाव से था। मैंने जब कभी कहा कि बाबूजी, जो औरत एक बेटे की मां बन चुकने के बाद भी साथ नहीं रहना चाहती, उसका मुंह त्याग देने में ही भलाई है, तो जानती हो बाबूजी ने क्या जवाब दिया? कहने लगे कि संसार में उससे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं जिसे उसकी पत्नी त्याग दे। कहीं कोई कमी तुम में है या तुम्हारे आचरण में शक्ति नहीं है? मृत्यु से पहले की रात उन्होंने फिर मुझे याद किया था, तुम्हें याद किया था और मुझसे कहा कि खबरदार, जब तक मीता अपनी ओर से तलाक न मांगे उसे यह भूलकर भी न लिखना कि तुम उसे छोड़ देना चाहते हो। हमेशा उसके लिए प्रतीक्षा में रहना। मैं अब विदा होने वाला हूँ। मेरे भाग्य में उसका सुख नहीं था। मेरे क्रियाक्रम 13वीं वगैरह से निपटते ही उसे ले आना, एक बार किसी भी तरह, फिर अपने आचरण से उसे वश में करना। उनकी मान्यता यही थी कि स्त्री का संबंध सारे संबंधों से बड़ा है, क्योंकि एक यही नाता जन्म जन्मांतरों तक का शास्त्रों में माना गया है। बाबूजी कहा करते थे कि पत्नी को त्यागने में मां को त्यागने से बड़ा पातक है। और भी कितनी बड़ी बातें हैं जो कहते थे, सुनना चाहोगी? मीता का चेहरा उस अंधेरे में भी उसे बिल्कुल अपने पार्श्व तक आ गया लगा और वह अपने हाथ को उठाता हुआ बोला, बाबूजी कहा करते थे कि पत्नी यदि वेश्यावृत्ति करने लगे तब भी वह त्याज्य नहीं है। उसके सारे पाप और पुण्य पति से ही जुड़े हैं। मीता को लगा कि वह जनार्दन नहीं बोल रहा, उसके पिताजी बोल रहे हैं। उसे याद आया कि झूठी ही सही, बदनामी की अफवाहों के बीच जब वह घिरी हुई थी, जनार्दन के पिता ही थे जिन्होंने जनार्दन के लिए हाँ भरी थी। जब जनार्दन ने कहा कि अपने धार्मिक संस्कारों में कट्टरपंथी होते हुए भी हमारे बाबूजी हृदय से अत्यंत उदार थे और कहा करते थे, धर्म को वहीं तक धर्म समझो जहां तक वह सहने की शक्ति देता है। जब जीवन के हर दुख सुख हर्ष विषाद को शुद्ध चित्त से सहे। और मैंने अपने अनुभव से भी यही जाना है कि जो कुछ जीवन में घटित होता जाए उसे शांत हृदय से झेल जाने में ही मुक्ति है। तो वह फपक फपक कर रो पड़ी। जनार्दन ने उठकर सांत्वना देने की जगह अपना सिर फिर ज्यों की त्यों हथेलियों पर रख दिया। जाति बिरादरी के लोगों ने कितनी अफवाहें उड़ाई कि तगड़े दहेज के लालच में पीताम्बर पा गए हैं। लेकिन यह तो तुम जानती हो कि बाबूजी ने क्या मांगा था। तुम्हें रास्ते में भी कहीं मैंने बताया था शायद कि बाबूजी ने ही मेरे कानों में वह मंत्र फूका था कि पैसे वाली ससुराल से आंत जोड़े रखना गीदड़ की योनि में जाने के बराबर है। ब्राह्मण के बेटे को अपने द्विजत्व में ही रहना चाहिए। अपने पुरुषार्थ, अपनी वृत्ति से उपार्जित करके ही अपना भरण पोषण करना चाहिए। वास्तविक परान्न भोगी ससुर गृह की रोटी खाने वाला ही होता है, ऐसा वह मानते थे। और उन्हें यह डर था कि कहीं मैं तुम्हारे पिताजी की मैनेजरी वाले कॉलेज में ही नौकरी न करने लगूं। चूंकि तुम्हारे पिताजी को भी कहीं न कहीं गलतफहमी थी कि बाबूजी दहेज के लालच में होंगे, इसी से उनका व्यवहार दाता का सा रहा। विवाह की रस्म अदायगी में इसी बात ने बाबूजी को तुम्हारे पिता से विमुख कर दिया। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि उनसे कि भट्ट जी, अपने बेटे के लिए किसी तरह चिंता मत कीजिएगा। और बाबूजी ने कह दिया था, जिसने भरण पोषण और आजीविका की चिंता उसके ससुर को करनी पड़े, वैसे बेटे का पिता होने से निस्संतान मर जाना अच्छा है। बस इसी बात के बाद में तुम्हारे पिताजी ने जिद बांध ली कि जब तक बाबूजी जीवित रहेंगे मीता को भेजा नहीं जाएगा। मैं फिर भी क्रोधी स्वभाव का हूँ और मैंने कहा भी था बाबूजी की मीता अगर आपके जीते जी इस घर में नहीं आएगी तो बाद में भी नहीं आ सकेगी। इस पर बाबूजी बोले थे कि बेवकूफ़, जब तक मीता उस घर में है मेरा आधा बेटा वहीं पड़ा है। ऐसी तुच्छ बात कभी मुंह से न निकालना। सुनील को एक नज़र देखने की कितनी इच्छा थी उनकी। यह क्लेश मेरे मन से शायद कभी नहीं जा सकेगी कि बाबूजी की मृत्यु से पहले तुम यहाँ नहीं आई। मैं बहुत दोषी हूँ सुनील के बाबू। इस बार की यात्रा में और आज रात जितनी बातें मैंने तुमसे सुनी हैं और जो स्वरूप तुम्हारा देखा है, विश्वास करो ये सब पहले हो चुका होता तो मैं बाबूजी की इस जिद के बावजूद चली आती कि अगर मीता इलाहाबाद चली गई तो मैं समझ लूँगा कि मेरे लिए मर चुकी है बेटी। मुझे लग रहा है जैसे बाबूजी मुझे इस कमरे में बैठी हुई देख रहे हैं।
थोड़ी देर दोनों चुप रहे। थोड़े से अंतराल के बाद मीता बोली, अब सोचती हूँ तो दहशत होती है कि मैं कितने बड़े अंधकार में थी। तुम्हें याद है कि जब तुमने मुझे पत्थर की अहल्या कहा था, मैं सहम उठी थी कि शायद तुम भी यही मानकर चल रहे हो कि जैसे अहल्या को इंद्र ने भ्रष्ट किया था, मैं भी भ्रष्टा हूँ। पति के द्वारा शक की निगाह से देखा जाना कितना तकलीफ देह होता है, इसे कोई औरत ही समझ सकती है। मैं समझती हूँ कि अगर कोई औरत भ्रष्टा भी हो तो भी वह अपने पति के द्वारा भ्रष्ट औरत के रूप में देखे जाने की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर वह बर्दाश्त करेगी तो नफरत करती हुई करेगी, अपने आप से। अब इस वक्त का बुरा न मानना मीता, मैं तुमसे फिर भी कहता हूँ कि तुम्हारे सारे गुण दोष मेरे हैं। उन दिनों सचमुच स्वभाव इतना विचित्र और विक्षुब्ध करने वाला था कि अक्सर मैं विचलित हो उठता था। जब भी मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे नज़दीक होने की कोशिश करता, यही लगता कि तुम बहुत फासले पर हो। मेरे प्रति तुम्हारा वह अलगाव बहुत कष्टदायी होता था। पहले शायद बता नहीं पाती, अब मैं तुमसे कह सकती हूँ कि वह मेरी ज़िंदगी का वास्तव में सबसे नाजुक दौर था। मुझे ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि तुम्हारे सामने कि संयोग से ही सही, मैं रावत के प्रेम में पड़ गई थी और अंतर्जातीय शादी करने को भी तैयार थी। लेकिन जिस तरह से वह एक किनारे हट गया, उसके जो भी कारण रहे हों, मुझे एक धक्का सा लगा। मैंने अपने आप को अपमानित अनुभव किया। छोटी जगहों का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि लोग दूसरों की ज़िंदगी में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। कुछ ने तो यहाँ तक अफवाह उड़ा दी कि मैं बिना शादी किए ही माँ बनने वाली हूँ। सच पूछो तो मेरे मन पर भी, मेरे दिमाग पर भी, मेरे रोम रोम पर इस बात का दबाव था कि ये अफवाहें तुम तक भी ज़रूर पहुँची होंगी, और हो सकता है तुम तक शादी के बाद पहुँची हों। इसी बीच हमारे बाबूजी के इस वक्त खपत ने भी मन में कड़वाहट भर दी कि तुम अपने ज़िद्दीपन की वजह से ही दरिद्रता की ज़िंदगी को पकड़े हुए हो। मैं अब जान गई हूँ कि वह सब मेरे ही मन का वहम था कि तुम भीतर ही भीतर मेरे प्रति सक्की हो। बाद में जिस तरह तुमने चुप्पी साध ली एक लंबे अरसे तक, उसने मुझे और चढ़ा दिया। अफवाहें मुझ तक सचमुच शादी के बाद ही पहुंची थी, और यही बुरा हुआ। हम जो लोग संस्कारों की एक सीमित दुनिया में जीते हैं, एक खास किस्म का अहंकार हमारे भीतर हमेशा भरा रहता है। जो खुद वेश्यागामी हो, वह भी अपनी पत्नी को सावित्री की ही शक्ल में देखना चाहता है। मैंने सिर्फ पिताजी से कह देने भर से ही रिश्ता स्वीकार कर लिया था। उन्होंने ही तुम्हें देखा था और पसंद किया था। मैं कह नहीं सकता कि अगर अफवाहें शादी से पहले ही मुझ तक पहुंची होती तो मेरा रुख क्या होता। हालांकि अपने बाबूजी की बात टालना मेरे लिए संभव नहीं होता। माँ का देहांत जब हुआ था, मैं मुश्किल से 8-9 साल का रहा होऊंगा। बाबूजी ने जैसे मुझे पाला, उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। एक तो लगातार 5 बच्चों को जन्म और मरण के दुखों से जर्जर उनका मन, और फिर रोगी शरीर, इसके ऊपर सिर्फ वृत्ति के सहारे चलने वाली जीविका। बाबूजी कहते रहते थे कि अगर तुमने ससुराल से कभी रुपए पैसे की मदद ली या ससुराल का सहारा लिया तो वे लोग समझेंगे कि हम लोगों ने लालच में ही रिश्ता मंजूर किया है। मनुष्य का जीवन सचमुच बहुत विलक्षण होता है मीता। छोटे छोटे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से घिरी हुई लगती है। अपना छोटा सा दर्प चक्रवर्ती सम्राटों का सा मालूम होता है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे मन में खीज हो सकती है, नफरत जैसी कोई चीज़ तब भी नहीं थी। मीता जिस अनुराग के साथ पाँव दबा रही थी, उसका शरीर सारे कमरे में भर गया सा लग रहा था, जैसे जिधर भी हाथ बढ़ाए उसी से टकरा जाएगा। उसने अपने हाथों को खोलकर धीमे से मीता को अपनी दाईं बाह पर लिटा लिया तो बच्चों की तरह गले से लग गई। पर्वत से फूट कर जैसे कोई नदी पहली बार बहे, मीता की भावाकुलता कुछ उतनी ही आवेगपूर्ण थी। उसे लगा कि यात्रा भर में भी जो यह औरत इतनी शक्ति से दिखती थी, चली आ रही थी, वह शायद पानी के जमकर ठोस बर्फ बन जाने की सी मनस्थिति थी। उसने जैसे ही मीता के सुबकने का आवेग कुछ धीमा पड़ा, उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में आबद्ध कर लिया। अगला भाग अगले अंक में। धन्यवाद।